हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी देखो, इससे पहले अपन ने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसमें अपन ने कृषि में या एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज देखा था। आज अपन नेक्स्ट कर रहे हैं चिकित्सा या मेडिकल, यानी कि अपन जो भी दवाई वगैरह है इनमें कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो भी हमारा मेडिकल साइड होता है, चिकित्सा होता है, उसके दो काम होते हैं। एक तो होता है कि अगर कोई किसी को बीमारी लग गई तो उस बीमारी को ठीक करना, और दूसरा होता है कि बीमारी हो ही ना, तो हम जो भी रोगाणु या पैथोजन होते हैं उनको कंट्रोल में करते हैं, और अगर वो संक्रमण कर देते हैं तो फिर हम उसे ठीक करते हैं। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में ही बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब इसके लिए देखो, बायोटेक्नोलॉजी से हमने बहुत सारे जो है एंटीबायोटिक्स बना लिए, एंजाइम्स बना लिए, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये तो हम पहले ही बना चुके हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न या आधुनिक में है, उसमें अपन ने कल भी मैंने आपको एक शब्द बताया था, इंटरफेरोन, यानी जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरस द्वारा जो इन्फेक्शन होता है, उनके लिए एक स्पेशल चीज बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरोन। और वो इंटरफेरोन अपन किससे बनाते हैं? वायरस का जो कवर होता है प्रोटीन का, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरोन। फिर उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन बना लिया, इंसुलिन वगैरह बना लिए। तो इस तरीके से जो है बायोटेक्नोलॉजी से हार्मोन्स वगैरह भी बनाए जा चुके हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और अगर वैसे देखें तो आधुनिक में अपने पास में जीन थेरेपी, फिर जीन क्लोनिंग, फिर कैंसर या जो हेरिडिटिकल बीमारियां होती हैं, हीमोफीलिया वगैरह, तो उनको भी जो है अपन ने कंट्रोल में कर लिया है। तो ये एक तरह की नई क्रांति है, जिसे आप रिवोल्यूशन कह सकते हो, वो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा आया है। अब अगर थोड़ा सा डेटा अपन देखें तो पूरे वर्ल्ड में 30 टाइप के रिकॉम्बिनेंट जो है वो मेडिसिन्स बन चुकी है। और अगर अपन भारत की बात करें तो इंडिया में लगभग 12 जो मेडिसिन्स हैं वो किससे तैयार की गई हैं? जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा सा डाटा भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद में अपन, अब यहाँ पे देखो, पहला जो आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन, यानी कि हमने जो इंसुलिन है, आपको पता है इंसुलिन एक हार्मोन है, और वो हार्मोन कहाँ यूज किया जाता है? सबसे पहली बात तो कहाँ पर होता है? ये पैनक्रियाज जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसमें उस एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिन्हें अपन लैंगरहैंस हाइलाइट बोलते हैं, उनसे ये इंसुलिन निकलता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है कि हम जो भी ग्लूकोज लेते हैं, जो भी खाते हैं, वो अगर बच जाता है तो उसको किस में चेंज किया जाता है? ग्लाइकोजन में। और अगर ये ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो तो ये इसका मेन कारण क्या होता है? इंसुलिन का कम बनना। और उस स्थिति में ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर से यूरिन या मूत्र की सहायता से बाहर निकलने लगती है, और इसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? डायबिटीज। जो डायबिटीज बीमारी होती है वो होती है। तो यहाँ पे हमने इंसुलिन जो है इस प्रोसेस से अपन ने बनाया। और जो इंसुलिन होता है वो एक तरीके का प्रोटीन हार्मोन है जिसमें लगभग 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और सबसे पहले जैसे इसकी अगर अपन डिस्कवरी करें, देखें तो 1916 में एडवर्ड शार्पे सेफर, ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने जो है इंसुलिन को डिस्कवर किया था। और इन्होंने बताया था कि इसकी कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। और उसके बाद में 1923 में जो एनिमल्स जैसे पिग है, डॉग है, काऊ है, इनसे जो है इनके पैनक्रियास से, इनके अग्नाशय से इस इंसुलिन को निकाला जाता था। और उसके बाद में इस इंसुलिन को
जिन मनुष्यों में डायबिटीज है उनमें इसको डाला जाता था। लेकिन इसमें अगर अपन थोड़ा सा देखें तो 100 ग्राम इंसुलिन यानी 100 ग्राम इंसुलिन लेने के लिए हमें 800 से 1000 किलो पैनक्रियाज या अग्नाशय की जरूरत होती थी। तो ये एक बहुत टिपिकल जॉब है। उसके अलावा ये जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन के कारण जो है साइड इफेक्ट भी होते थे। आंखें खराब हो जाती थी, रेटिना, कॉर्निया, इन पे इफेक्ट होता था, एलर्जी हो जाती थी। तो इसलिए जो है इतनी उससे इसको निकालो। उसके बाद भी इसके साइड इफेक्ट होते थे, इसलिए इसको ज्यादा यूज में नहीं लिया जाता था। उसके बाद में जो है 1980 में डेनमार्क के नोवा इंडस्ट्री ने सबसे पहले स्विस इंसुलिन बनाया जो 99% प्योर था और अपने जो ह्यूमन इंसुलिन है उसके बराबर था। तो उन्होंने इसको यूज किया। उसके बाद में 1983 में एली लिली, ये साइंटिस्ट का नाम भी है और इनकी लिली कंपनी, एली लिली के नाम से इनकी कंपनी भी है। इनने मिलके जो है मानव या मनुष्य के इंसुलिन को बनाया। इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल टेक्निक यूज की जो अपन ने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली। तो यहाँ मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ। इसमें आप देखिए इन्होंने 2 प्लाज्मिड लिए हैं और इनमें एक में तो जैसे अगर अपन इंसुलिन हार्मोन की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 3 पेप्टाइड, क्योंकि अमीनो एसिड्स हैं इसलिए 3 पेप्टाइड्स जो होती हैं इसमें चेन होती हैं और उनको अपन ABC 3 नाम देते हैं, ए चेन, बी चेन, सी चेन। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको 2 प्लाज्मिड दिख रहे हैं और उसमें एक में तो अपन ने इंसुलिन ए चेन बनाने का जीन डाला है, दूसरे में बी को। और फिर इसमें ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया में इसका कॉपीज बना के और फिर आर्टिफिशियल जो है अपन ने ये चेन तैयार करी है, ए चेन और बी चेन, और फिर इन दोनों को मिलाकर जो है इंसुलिन बनाया। इन दोनों के बीच में डाइपेप्टाइड बैंड होते हैं जिनके थ्रू अपन जो है इस इंसुलिन को यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। तो इसमें आपको एक तो प्रो इंसुलिन है और एक इंसुलिन है, और जो प्रो इंसुलिन है उसमें 3 जो है चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की। जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है वो तो है ए चेन, जो ग्रीन कलर की दिख रही है वो है बी, और जो ब्लैक कलर की दिख रही है वो है सी। तो कई बार डिफरेंस भी पूछा जाता है कि प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में, तो उसमें सी चेन नहीं होगी इंसुलिन में। और यही चीज है कि जब ये इसके बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है प्रो इंसुलिन और उसके बाद में उसमें से सी चेन निकाल के ये ए और बी चेन बना के इन्होंने इंसुलिन को बनाया। तो ये एक बहुत जो कहना चाहिए अच्छी डिस्कवरी है जिसमें कि हम बायोटेक्नोलॉजी से डायबिटीज को खत्म कर रहे हैं। अब देखो अपने पास में जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा, जिसमें कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी जीन को हम एंटर करा सकते हैं और किसी भी जीन को बाहर निकाल सकते हैं। तो जो हमारा डिजायर्ड या वांछित जीन है उसको हम अंदर प्रवेश करवा सकते हैं, और जिस जीन के कारण किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको हम इस टेक्निक से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी। अब यहाँ पे देखो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में यही है कि जब भी हमें कोई जीन है उस जीन को हम ह्यूमन की सेल्स में अंदर एंटर कराते हैं, और जब हम एंटर कराते हैं तो इस जीन के कारण कोई स्पेशल प्रोटीन बनता है। यदि प्रोटीन बनने से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब ये जीन हमारे लिए यूजफुल नहीं है, और अगर नहीं बनती है तो उससे हमें जो भी लक्षण प्राप्त करना है वो यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी।
अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है जो सबसे पहले 1990 में आपके बुक में दे भी रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इसको थोड़ा आप इम्पोर्टेंट कर लेना। 1990 में सबसे पहले एक 4 ईयर की जो लड़की थी उसके अंदर ADA एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी या न्यूनता, इस डिजीज को ट्रीट किया गया था। और इसमें यही है कि जीन जो ये एंजाइम है उस एंजाइम को बनाने वाला जीन उसमें नहीं था, तो उस जीन को इसमें इंजेक्ट किया गया। तो इसके अलावा देखो इस जो प्रोसेस है इससे और भी कई जो बीमारियां होती हैं, जिसमें सिकल सेल एनीमिया है, फिर सिस्ट है, फिर यहाँ पे कुछ और कैंसर है, पार्किंसन है, ये बहुत सारी जो डिजीज हैं उन डिजीज में भी जीन थेरेपी अब की जा चुकी है। अब देखो यहाँ पे आपकी बुक में कुछ इसके स्टेप्स दिए हुए हैं कि जीन ट्रीटमेंट में अपन क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस जीन को पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि कोई भी डिजीज या हेरिडिटिकल यानी आनुवंशिक रोग हो रहा है। फिर उसके बाद में इस जीन को देखना है कि वो अपने बॉडी में कौन सा केमिकल रिएक्शन या रासायनिक क्रिया करता है। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप है कि हम उस जीन को बाहर निकालते हैं, और फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन आनुवंशिक द्वारा अपन उसके क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। और क्लोनिंग करने के बाद में फिर हम उसको वापस से काम में लेते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। उसके बाद में देखो इस पूरी जीन थेरेपी में सबसे पहले जो भी हमारे पास में रोगी है या जो कि जिसको डिजीज हुई है, तो उसके ब्लड में से हम उसकी WBC निकालते हैं, लसीकाणु जिसे बोलते हैं, लिम्फोसाइट, उसको निकालते हैं। और निकालने के बाद में अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ डायग्राम, तो सबसे पहले हम लिम्फोसाइट या लसीकाणु निकालते हैं और उसके बाद में उसमें ऐसा DNA डालते हैं जिससे कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनने लगता है। और उसके बाद में जब काफी टाइम तक ये काम करता रहता है तो जो हमारी सेल्स हैं वो सेल्स डेड हो जाती हैं, और फिर हम दूसरी सेल्स में ये एंजाइम डालते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे इस जो डिजीज है उसको अपन ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये काम अगर एम्ब्रियो स्टेज में किया जाए, भ्रूण अवस्था में किया जाए, तो ये और भी अधिक सक्सेस होता है, परमानेंट हो जाता है। तो बार बार अपने को जो WBC उसमें ये काम नहीं करना पड़ता। तो ये इसका सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें कि हम अच्छे, या आप ये कह सकते हो कि जो डिजीज कैरेक्टर है उनको अपन कंट्रोल में ला सकते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट आपके इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो आजकल जैसे अपने कोरोना में भी अलग अलग तरह की टेस्टिंग की जा रही है, तो इस बायोटेक्नोलॉजी से अपन ऐसे टेस्टिंग कर रहे हैं जो कि 100% श्योर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर अपन इसका बेस देखें तो यहाँ पे जिस टेक्निक को यूज किया जाता है वो होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और यहाँ पर भी वही है कि हम उन डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के यहाँ पे काम करते हैं। और इसके लिए भी अभी बहुत अलग अलग टेक्निक, हालांकि आपके कोर्स में इतनी नहीं है, पर जैसे मान लीजिए थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इन जो डिजीज हैं उसके अलावा कैंसर है या फिर एड्स है, तो उनके लिए हमने ऐसी टेस्टिंग तैयार कर ली है जिससे कि हमें 100% जो है डिजीज के बारे में पता लगता है। और इस जो टेक्निक को हमने यूज किया है उस टेक्निक को हम कहते हैं ELISA, ELISA। अगर फुल फॉर्म अपन देखते हैं तो यह है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक टेक्निक है जिससे कि हम इतनी जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उनके लिए स्पेशल टाइप की जो है प्रोसेस यहाँ पे तैयार करते हैं। अब ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में हम दो चीज काम में लेते हैं। एक तो हमारे पास में एंटीजन है, प्रतिजन, और एक है हमारे पास में प्रतिरक्षी। और इन दोनों को पहचानने का काम हम किसके थ्रू करते हैं, एंजाइम के थ्रू करते हैं।
और हालांकि आपके इसमें नहीं है, फिर भी ये जो मेथड है, ये मेथड 2 तरीके से यहाँ पर होता है। इस टेक्निक में अपन देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी एंटीजन है, उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए जो एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी को एक प्लास्टिक प्लेट पे बिल्कुल सॉलिड में रखते हैं, जिससे कि ये जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद में इसके ऊपर अपन सीरम डालते हैं, और सीरम डालने के बाद में अगर यहाँ पर एंटीजन होगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी यानी प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, संकुल बनाएंगे, जिसे हम बोलेंगे प्रतिरक्षी प्रतिजन समिश्र, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और जो दूसरा है कि उसमें फिर जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसके बाद में जो भी एंजाइम है, उस एंजाइम को हम डालते हैं, तो ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं और उस समय दूसरा कॉम्प्लेक्स या समिश्र बनता है, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम प्रतिजन प्रतिरक्षी समिश्र, यानी एंजाइम एंटीजन एंटीबॉडी और समिश्र या कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ देखो, आपको इस तरीके से डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये जो हमारे पास में वाई शेप की है, ये तो है एंटीबॉडी, और जो राउंड शेप की आपको दिख रही हैं, ये होती हैं एंटीजन। तो ये दोनों मिलके इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाती हैं। फिर उसके बाद में अपन इसमें एंजाइम जोड़ते हैं, तो वो और यहाँ पे जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स के बनाने से यदि यहाँ पे जो भी अगर हमारा एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक अलग कलर जो है वो दिखाई देने लगता है, कलरिंग इसमें अलग अलग दिखाई देने लगती है। और ये जो कलरिंग है, इसके लिए एक स्पेशल एपरेटस होता है, जिसे अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उससे अपन इसके कलर को देखते हैं, और कलर के साथ साथ इसकी क्वांटिटी भी देखी जाती है, और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रतिजन है और कितनी मात्रा में उपस्थित है। जैसे मान लीजिए कि अगर टीबी के लिए हम इसका टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर 250 सीरो यूनिट पर ml से अधिक होना चाहिए, तो उस स्थिति में हम क्या इसको पॉजिटिव मानते हैं। तो इस तरीके से जो है इसकी क्वांटिटी निकाली जाती है, जिससे कि हमें ये टेक्निक से मतलब 100% श्योरिटी मिल जाती है कि कौन सी डिजीज यहाँ पे है। इसके टीबी के अलावा हम इसमें एड्स है, तो एड्स का जो वायरस होता है HIV, उसके बारे में पता कर सकते हैं, हेपेटाइटिस के बारे में पता कर सकते हैं, टाइफाइड के बारे में पता कर सकते हैं, और जो भी STD या लैंगिक संक्रमण रोग होते हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं, थायराइड के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लिए ये एलिजा टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एक और टेक्निक है यहाँ पे PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो अपन अभी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये जो टेक्निक है, उस टेक्निक में अपन स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया को यूज करते हैं, और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, थर्मस इक्विटिस, जिसमें tDNA होता है। और उस TAC-DNA की सहायता से जो है हम बहुत कम समय में, यानी मान लीजिए 1 घंटे में मिलियन कॉपीज जो है इस रिकॉम्बिनेंट DNA की बना सकते हैं। और उसके अलावा इस एंजाइम का एक और फायदा है कि ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोर रिएक्टिव होता है, और 90 डिग्री तक ये आसानी से काम कर सकता है। इसलिए हम PCR टेक्निक को भी बायोटेक्नोलॉजी में यूज करके जो भी हमारे पास में जीन है, उसकी बहुत कम समय में जो है कॉपीज बना सकते हैं। तो ये आज इतना मैं आपको मेडिकल का करवा रही हूँ। अब कल अपन ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स हैं उसके बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।